स्वागत है आपका कुमार बायोलॉजी क्लास में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए काफी कुछ काम किया जा चुका है और आगे भी काम हो ही रहा है। बच्चों को जैसे डिमांड आ रहे हैं और जब तक लॉकडाउन जैसे चल रहा है तो यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से सारे के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं निजी तौर पे कई अधिकांश ढेर सारे बच्चों ने भी ये डिमांड रखा कि हिंदी मीडियम के लिए भी काम होना चाहिए। हालांकि मैंने प्रयास किया था कि एक ही वीडियो में दोनों का निकल जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम का तो ठीक है, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों को इसमें काफी कुछ परेशानी आ रही है। तो उनके परेशानियों को देखते हुए मैंने हिंदी माध्यम से भी पुनः सभी जो भी टॉपिक्स हैं उसको फिर से पढ़ाना शुरू किया है। और चूंकि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए विकल्प भी काफी कुछ कम हो जा रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। कारण कि जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में तो प्राइवेट स्कूल वगैरह काफी कुछ उनको बैकअप दे रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं दूर दराज ग्रामीण इलाकों में हैं और जिस कारण से उन्हें जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। निजी तौर पे उन्होंने मुझसे कहा भी और ये बात मुझे सही भी लगी। जहां हम रहते हैं और जिस पेशा से हैं तो बच्चों के डिमांड को फुलफिल ना किया जाए तो फिर ये गलत कहा जाएगा। इसलिए हिंदी माध्यम के भी छात्रों के लिए मेरा यह प्रयास रहेगा कि उनके जो भी ओवरऑल जो पाठ्यक्रम है उसको इस प्लेटफॉर्म से पूरा किया जाएगा। इसके लिए हम कमिटेड हैं। इसलिए आज से हम इस पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा पहले विषय परिचय कर लिया जाए और उसके पश्चात में हम लोग अपने पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो आपको जैसे कि पढ़ना है जो जीव विज्ञान है हमारा, तो सबसे पहली बात है कि माध्यम चाहे जो हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, इसका कोई विशेष परेशानी नहीं है। केवल भाषा या माध्यम आपका बदलता है। पढ़ने तो एनसीईआरटी ही होते हैं, तो मूल विषय जो होगा वो तो आपका वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा। केवल जो भी परेशानी आई है वो केवल भाषा के कारण परेशानी आई है, तो बस बाकी तो एनसीईआरटी ही हम लोगों ने फॉलो करने हैं। तो इसको देखते हैं। तो जीव विज्ञान हमें पढ़ना जो है, इसमें आपको ओवरऑल क्या पूरा वर्ष आप लोगों को पढ़ लेना है। तो एक छोटा सा हम लोग विषय परिचय कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जीव विज्ञान में आपने जो पढ़ना है, आपका जो प्रथम पाठ होगा वह है जैव प्रक्रम। अगला पाठ जो आपने पढ़ना है और जैव प्रक्रम जो पाठ है इसमें भी कुछ इसके छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसके उप पाठ के रूप में जैव प्रक्रम में आपको पूरा का पूरा पढ़ क्या लेना है। तो इसमें हमें पढ़ना है पोषण के बारे में, फिर हमें पढ़ना है श्वसन के बारे में, फिर हमें पढ़ना है परिवहन के बारे में, फिर हमें पढ़ना है उत्सर्जन के बारे में। इसके बाद में तो ये हमारा जैव प्रक्रम इसमें पूरा हो जाता है। फिर जो हमारा दूसरा इसमें पढ़ना है पाठ वो है हो गया नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा जो पाठ हमें पढ़ना है वो है जनन। तो जरा सा इसको देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं मिटाने से पहले। पहला है जैव प्रक्रम। तो जो इसमें हमने पढ़ना है कि जो भी जीव है, जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप ही जीवन बना रहता है। तो वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा इस जैव प्रक्रम पाठ में, जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है, तो वह
पोषण में हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार के जीव तथा उनके पोषण करने का अलग अलग माध्यम या तरीका उनके शरीर रचना के हिसाब से। फिर क्या देखते हैं, श्वसन की बारी आती है, जिसमें हम देखेंगे कि जीव किस तरीके से श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, चाहे वह जीव एक कोशीय हो अथवा बहुकोशीय हो। उनमें किस तरीके से कोशिकीय श्वसन होता है, जिसमें पोषण से प्राप्त भोजन का पुनः विखंडन कर ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है या उत्सर्जित होते हैं। परिवहन के प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम इसमें देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पोषण से जो कुछ भी भोजन जीवों को प्राप्त होता है वह जो बड़े बहुकोशीय जीव हैं उसमें उन सभी पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होगा, श्वसन के लिए आवश्यक जो प्राणवायु है वो किस तरीके से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, ये सब कुछ हम लोग इसे परिवहन में देखेंगे। उत्सर्जन जो होगा वह क्या है, इसमें हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे कि जो जीव हैं उनमें पोषण, श्वसन, परिवहन, तो जितने भी तरीके के जो भी उनके कोशिकाओं में घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के फलस्वरूप कुछ उत्सर्जी पदार्थ या हानिकारक या फिर आप बोल सकते हैं जहरीले पदार्थ उत्पत्ति होती है। तो उनको हमने क्या करना है, उस कोशिका से बाहर निकालना है और अंत में जीव अपने शरीर से बाहर निष्कासित करता है। तो यह उत्सर्जन में हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये सब कुछ ओवरऑल आपका जैव प्रक्रम में आ जाएगा। फिर आता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोग देखेंगे कि जीवन को बनाए रखने के लिए न केवल ये जैव प्रक्रम आवश्यक है, बल्कि जो भी जीव है उनका अपने शरीर के अलग अलग अंगों का बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। उनके शरीर का जितने भी अंग हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ में सामंजस्य होना चाहिए, और सामंजस्य के साथ में हमें क्या देखना है कि वो सामंजस्य उन जीवों का उनके जो वातावरण है उसके साथ में भी होना चाहिए। तो अपने अंगों पे नियंत्रण होने तथा अपने आसपास के वातावरण के साथ में सामंजस्य को स्थापित करना और किस तरीके से जीव इसे स्थापित कर पाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यह नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ेंगे। फिर आते हैं जनन में। जनन में हमने क्या पढ़ना है, तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं यह जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जीवन को जारी रखना भी जरूरी होता है। हो सकता है कि सारे के सारे लक्षण होने के बावजूद भी एक समय आएगा जिसमें कि जीवों की मृत्यु हो जाती है, और यह एक परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसमें जीवों की मृत्यु होनी सुनिश्चित है। जो सजीव है उसको आज न कल उसको मृत्यु को प्राप्त होना है, तो यह एक सजीव होने का लक्षण माना जाता है। लेकिन मृत्यु होने के बाद क्या होगा, तो उस जीव की जो प्रजाति है वो प्रजाति नष्ट नहीं होती है, वो प्रजाति बनी रहती है। इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रूप में जीव है वो मरता है, लेकिन वह प्रजाति जो है वो खत्म नहीं होती है। तो ये जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है अपने प्रजाति को बनाए रखने में सफल होते हैं। इस तरीके से उनका अस्तित्व जो है वो बना रहता है। आपने एक पेड़ लगा दिया, पेड़ किसी कारण से टूट गया, आंधी आया, तूफान आया, खत्म हो गया, लेकिन वैसा नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पेड़ खत्म होगा। उनके आम है, आम के गुठलियों से जाने कितने पेड़ उगाएंगे। तो हम फसल लगाते हैं, एक गेहूं की फसल लगाते हैं, काटते हैं, फिर गेहूं लगाते हैं। तो ये जनन ही वह प्रक्रिया है जिसमें वो प्रजाति जो है अपने आप को बचाए रखने में सफल हो पाती है। तो वह प्रक्रिया क्या है, वह जनन कहलाती है। तो इसमें हम देखेंगे, आपके चैप्टर का ही नाम होगा कि जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, तो वो इसमें हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा हमें पढ़ना है, नंबर 4। जनन के बाद में आपने जो पढ़ना है वो है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसके बाद में आनुवंशिकता एवं जैव विकास को हमने पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि जो जनन के बाद में जो जीव या जो नई संतति उत्पन्न होती है उनमें माता पिता के लक्षण आते हैं। तो वे माता पिता के लक्षण उनमें किस प्रकार से आते हैं, वह ऐसा क्या कुछ है जिस कारण से जो जीव है अपने माता पिता के ही समान होते हैं। ये जनन की परिभाषा में भी लिखी गई है, जो भी नई संततियां होती हैं वो अपने माता पिता के समान होती हैं। तो ऐसा क्या कुछ होते हैं जिसमें वो अपने उनका जो बॉडी डिजाइन है, बॉडी डिजाइन
एंड सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, उनके जो लक्षण है वो लक्षण उनके माता पिता के ही समान आते हैं। क्या कारण है उसके पीछे, तो ये आपको आनुवंशिकता में मिलेगा। फिर क्या देखते हैं कि कुछ लक्षण तो माता पिता के समान होते हैं, लेकिन कुछ नए लक्षण भी लेकर के वो आ सकते हैं। ठीक है, तो जो समानताएं हैं और या असमानताएं हैं, कुछ विविधताएं हैं उनके लक्षणों में, तो इन लक्षणों के बारे में हम लोग इस आनुवंशिकता पाठ में पढ़ेंगे। तो ये काफी आपके लिए रोचक भी होगा, जिसमें हम लोग इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। इसके बाद में जैव विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। हम बोलते हैं पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, इस तरीके की जो बातें होती हैं। तो आखिर में इस धरती पे जो इतने विविध प्रकार के न केवल जीवन है बल्कि जीवन के विविध रूप हैं, तो इतना जो डाइवर्सिटी विविधताएं आ गई जीवों में, ये किस तरीके से हुआ, ये क्या अचानक से हो गया, कहाँ से जीवन आया, किसी दूसरे ग्रह से आकर के जीवन यहाँ आ गया और यहाँ फेवरेबल कंडीशन मिला और इतने जीव हो गए, या कुछ अलग थ्योरी है। तो उन सभी जैव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवन का विकास इस धरती पे किस प्रकार से हुआ होगा। तो ये है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके बाद में जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण जाहिर सी बात है क्या है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो इसमें हम लोगों ने पढ़ना है। हवा है, पानी है, ये पत्थर है, पहाड़ है, मिट्टी है, जीव है, जंतु है, तो सब कुछ इसके भीतर में आ जाते हैं। इसी में हम लोगों को पढ़ना है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है कि जो जीव है, जीव के आसपास में जो भी जैव घटक हैं, जीव जंतु है तथा अजैव घटक हैं, जिसमें कि हवा, पानी है, मिट्टी है, तापमान है, वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ में को रिलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में किस तरीके से मिलजुल करके सामंजस्य बैठाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन सभी पर्यावरण के विविध घटकों के बारे में हमने पढ़ना है, अलग अलग तरीके के, कि हमारे लिए हवा कितनी आवश्यक है और उसका रोल क्या है, पानी कितना आवश्यक है, उसका रोल क्या है, भोजन के लिए और कुछ क्या चाहिए, पेड़ पौधे से हम किस तरीके से संबंधित है, हम किसी अन्य जीवों के साथ में हमारा क्या महत्व है, जंगलों से हमारा क्या संबंध है, जंगलों में रहने वाले जंगली जीवों से हमारा क्या संबंध है तथा उनका महत्व कितना है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल हमें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पता चलता है कि ये पूरी धरती जो है वो एक पारिस्थितिक तंत्र है और जंगल को बचाने के लिए जंगली जीव चाहिए। और इस कारण से हम भले ही नगरों में रहते हो, शहरों में रहते हो, गांवों में रहते हो, लेकिन ये जितने भी धरती पे जीव है सबका अपना एक इसमें मुख्य रोल है, उनकी कुछ भूमिका है, जिस कारण से धरती पे जीवन चल रही है। तो हर जीव का अपना एक महत्व है, एक सिस्टमेटिक एक फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, उसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को सभी जीवों का आदर करना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए। चूंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें इन सभी बातों से रूबरू होना आवश्यक है। तो हमारा पर्यावरण जो पाठ है वो आपको इस बारे में बतलाएगा। नंबर 6 में हम क्या देखते हैं? नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि लास्ट जो हम लोग पढ़ना है वो है हमारे प्रकृति संसाधन। इसमें हम क्या देखते हैं? प्रकृति संसाधन तथा इनका प्रबंधन। तो प्रकृति संसाधन जो भी है, जो जिसको हमने बनाया नहीं है, नेचर ने उसको दे रखा है, जो धरती पे सदैव मौजूद है। हवा को हमने नहीं बनाया, पानी को हमने नहीं बनाया, मिट्टी को हमने नहीं बनाया, पेड़ पौधे जो जीव जंतु हैं इसको हमने नहीं बनाया, डीजल है, पेट्रोल है, जो या पेट्रोलियम जो बोलते हैं, नेचुरल गैस है, तो इस सब चीज को हमने बनाया नहीं। तो जो वो और उसका लेकिन हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं अपने भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए। तो प्रकृति संसाधन का अगर आप आंख बंद करके जैसे हम खर्च किए जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ करके जाएंगे? तो जरूरत है कि उसका सही तरीके से प्रबंधन किया जाए और होशियारी से काम चलाया जाए, जिसमें कि वो और लंबे समय तक वो चले। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा हवा का पोल्यूट कर दीजिए, पानी को पोल्यूट कर दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए, जितने फॉसिल फ्यूल हैं उसको आप खत्म कर दीजिए। फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम है, कोयला है, सब सीमित भंडार है। तो अगर आप इसी तरीके से उसको खत्म करते चले जाइएगा तो क्या बचेगा? उन सभी चीजों को हम लोगों ने इसमें पढ़ना है कि उसका सही तरीके से प्रबंधन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये प्रकृति संसाधन, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, हमारा विषय परिचय है जो हम लोगों को पूरे पढ़ने हैं इस जीव विज्ञान में।